हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी IQ MPPSC। कल इंदौर हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग धार के अंदर जो भोजशाला परिसर है, भोजशाला कॉम्प्लेक्स है, अब उसको कम्प्लीटली टेम्पल या मंदिर डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसी के साथ में वहाँ पर जो कमाल पाशा मस्जिद थी, वहाँ पर पूजा या वहाँ पर जो इबादत है उसको कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है। और साथ में कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको भी आपको बोला है कि वो अलग से एक याचिका दायर करें और याचिका दायर करके गवर्नमेंट से जो एक दूसरी मस्जिद के लिए जो जगह है वो जगह भी आपको ले सकते हैं। क्या है पूरा मुद्दा, इतिहास की परतों में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भोजशाला परिसर आपको बना और किस तरीके से बाद में इसको कैप्चर किया गया, कंट्रोल किया गया और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया। और अब जाके फिर से वहाँ पर मंदिर की जो मंदिर तो ऑलरेडी वहाँ पर आपको था, किस तरीके से वहाँ पर अब फिर से परमानेंट पूजा करने की जो परमिशन है वो परमिशन आपको दी गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मुद्दा है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाके इसका जो हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। बात है तकरीबन 1034 की, 1034 की, जहां पर धार के अंदर रूल हुआ करता था राजा परमार भोज का। राजा जो भोज हैं, अगर इनके टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो वैसे तो इनका टाइम पीरियड 1000 से 1055 तक माना जाता है। कुछ किताबें इसको 997 से 1055, कहीं आपको 1065 भी मिलता है, खैर लेकिन 1065 नहीं है, 1055 के आसपास तक इन्होंने रूल किया। और राजा जो भोज हैं वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा साउंड व्यक्ति थे, जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर, साइंस के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, इनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी। जैसे इनकी किताब है उसका नाम है समरंग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, तमाम किताबें हैं समरंग सूत्रधार में। आर्किटेक्चर को लेके अलग अलग प्रकार की विधाएं बनाई गई। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजा भोज जो हैं वो साथ में माँ सरस्वती जो है वो सरस्वती की वंदना करते थे। आपने कहानी सुनी होगी कि राजा भोज के दरबार में, राजा भोज के समय पे सभी लोग जो हैं वो संस्कृत में बात करते थे। जो लिंग्वा फ्रैंका है, या बोल सकते हैं कि जो जनभाषा है, वो जनभाषा संस्कृत हुआ करती थी। और उस समय पे उन्होंने स्पेशली धार के अंदर भोजशाला का निर्माण किया, जो उस समय एक संस्कृत लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर, महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। वहाँ पर तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसी तरीके से संस्कृत लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। और साथ में यहाँ पर उन्होंने माँ सरस्वती के एक अवतार माने जाते हैं और वो अवतार है वाग्देवी। तो यहाँ पर वाग्देवी का एक जो मंदिर है, वाग्देवी का एक टेम्पल आपको बनाया गया। और इस पूरे रीजन को कहा जाता था शारदा सदन। शारदा मतलब देवी जो सरस्वती हैं, देवी सरस्वती का नाम आता है। और ये जो नाम है शारदा, ये एक्चुअली ऋग्वेद से भी कंफर्म होता है कि माँ सरस्वती जो हैं इनको शारदा कहा जाता था। एक ऐतिहासिक तथ्य आपको मैं और ये बताता हूँ कि इस पीरियड के बाद जब अजमेर के अंदर, जो ना अजमेर वाला रीजन था, वहाँ पर विग्रह राज फोर्थ नाम के एक राजा थे। उन्होंने वहाँ पर एक सरस्वती लाइब्रेरी बनवाई थी, जिसको हम लोग आज अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। और वो जो लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी, लर्निंग सेंटर बनाया था, उसका नाम भी उन्होंने शारदा सदन या सरस्वती कंठाभरण रखा था। और वो राजा भोज जो थे उन्हीं से इंस्पायर थे। तो एक ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलता है। अब 1034 में इसका निर्माण हुआ और साथ में जो वाग्देवी की जो मूर्ति है, उस वाग्देवी की मूर्ति की पूजा आपको होने लग गई। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि भारत में सबसे पहले जो वसंत पंचमी का उत्सव है वो सबसे पहले राजा भोज के टाइम पर ही 1034 में स्टार्ट हुआ। मतलब जब सरस्वती माता का जन्म होता है, उसको एक फेस्टिवल के रूप में सबसे पहले राजा भोज के टाइम पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, उसको मनाना आपको शुरू किया। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। एक बार राजा भोज के टाइम की कहानी है कि राजा भोज ऐसे ही अपने प्रजा से मिलने रोड, मतलब ऐसे कहीं जा रहे थे अपने पूरे लाव लश्कर को लेके। सामने से एक बूढ़ा लकड़हारा आपको आया और उस बूढ़े लकड़हारे से राजा भोज ने संस्कृत में पूछा कि उसके सिर पे गट्ठर रखा हुआ था लकड़ियों का। उससे पूछा कि ये जो बोझ आपके ऊपर रखा हुआ है, क्या ये आपको ये बोझ आपको तकलीफ नहीं देता, कष्ट नहीं देता? संस्कृत में पूछा। बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ नीचे फेंका और बोला कि राजा, ये जो बोझ है ये तो मुझे कष्ट नहीं दे रहा, लेकिन जो गलत संस्कृत की धातु का उपयोग आपने किया है, धातु मतलब एक तरीके से ग्रामर बोल सकते हैं संस्कृत में, जिस गलत संस्कृत धातु का आपने उपयोग किया है, ये मुझे जरूर तकलीफ दे रहा है कि राजा हो कि तुम गलत संस्कृत बोल रहे हो।
तो ये उस समय के एजुकेशन का लेवल था कि एक बूढ़ा लकड़हारा राजा को बोल रहा है कि तुमने गलत शिक्षा या गलत तरीके से संस्कृत आपको बोली थी। ये उस समय के एजुकेशन लेवल को आपको दर्शाता है। खैर, राजा भोज की डेथ हुई, तकरीबन माना जाता है कि 1055 में 1055 के आसपास राजा भोज की डेथ होती है, मृत्यु होती है। माना जाता है कि एक वॉर हुआ था जहां पर आपके सोमेश्वर और राजा कर्णदेव, जो चालुक्य राजा थे, कर्णदेव, चालुक्य राजा सोमेश्वर, देन कलचुरी राजा कर्णदेव, इन्होंने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में राजा भोज की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु आपको हो गई। कुछ कहानियां उसको सही नहीं मानती है। उसके बाद भी भोजशाला परिसर वहां पर था, उसका डेवलपमेंट आपको होता रहा। बाद में अगर हम लोग थोड़ा आगे और हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में आपको जाए, तो 1269 में यहाँ पर एक व्यक्ति आके बसते हैं, उनका नाम था कमाल मौलाना पाशा, कमाल पाशा। तो तकरीबन कमाल पाशा, और ये बेसिकली यहाँ पर ये एक तरह से सूफी सेंट आपको माने जाते हैं। तो सूफी संत जो है वो सूफी संत आके यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए, और जो सूफी संत यहाँ पर स्थापित हुए, यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए, तो इन्होंने फिर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद 1305 में 1305 में यहाँ पर हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का। और स्पेशली खिलजी को जब साउथ कैंपेन पे जाना था, या मैं बोलूँ दक्कन कैंपेन पे जब जाना था, तो दक्कन कैंपेन पे अगर आपको जाना है तो आपको मालवा के थ्रू ही निकलना पड़ेगा। अदर देन मालवा देयर इज नो रूट। और मालवा में भी अगर स्पेशली हम लोग देखें तो बुरहानपुर का पास इंपॉर्टेंट है, और बुरहानपुर तक जाने के लिए आपको पहले मालवा का रीजन जीतना पड़ेगा। तो मालवा पे 1305 में यहां पर आपको हमला हुआ साउथ कैंपेन के लिए। और ये जब हमला हुआ, इस समय पे इसका जो सेनापति था उसका नाम था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर, और मलिक कफूर के साथ में यहां पर एक और व्यक्ति था, उसका नाम था आइन ए मुल्तानी। इन लोगों ने धार के ऊपर आपको अटैक किया, हमला किया। और उसके बाद यहां पर जो उस समय परमार रूलर हुआ करता था, उस परमार रूलर का, परमार शासक का नाम था महलक देव। ये लास्ट परमार रूलर था, और इसका एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था हरमंद कोका। तो इस युद्ध में, इस आखिरी वॉर में, स्पेशली जो सेनापति हैं हरमंद कोका, इनकी डेथ हो गई। माना जाता है कि जो परमार राजा थे महलक देव, ये युद्ध में आपको बच गए थे, लेकिन हरमंद कोका की यहाँ पर मृत्यु है, इनकी डेथ आपको हो गई। और इसके पहले भी कहा जाता है कि कई बार अलाउद्दीन की सेना ने ट्राई किया था कैप्चर करने का, लेकिन नहीं कर पाए। रीजन वाज दैट कि यहां पर जो हरमंद कोका है वो वहां पर सामने खड़े हो जाते हैं। और इस आखिरी बैटल में 1305 में हरमंद कोका को डिफीट किया गया, उसकी हत्या की गई, और उसके सर को ले जाया गया दिल्ली। और वहां पर जो आपका जो अलाउद्दीन खिलजी था, उस अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों से उसके सर को, कटे हुए सर को कुछ लाया था, तो इतनी नफरत करता था। खैर, तो 1305 में खिलजी का हमला हुआ, पूरा मालवा उसने कैप्चर किया। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो मुस्लिम प्रभुत्व है, मुस्लिम जो इन्फ्लुएंस है, वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस आपको बढ़ता गया। उसके बाद कहानी सीधे आती है 1401 में, 1401 में, जहां पर दिलावर खां गौरी ने इस रीजन पे मतलब इसको, मालवा को एक इंडिपेंडेंट रूलर या स्वतंत्र रूलर है, इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश किया। और उस समय की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि दिल्ली के ऊपर हमला हुआ था तैमूर का, तैमूर लंग आपने सुना होगा, और 1398-1399 में। और उस हमले के कारण जो नसरुद्दीन महमूद, जो तुगलक राजा था, वो भाग के मालवा आ जाता है। उसको यहाँ पे दिलावर खां गौरी अपने ही राजा को शरण देता है। और उसके बाद जब वापस खिलजी जो तुगलक वापस जाता है, तो 1401 में ही डिक्लेयर धार या मालवा एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उस तरह से 1401 में एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य की शुरुआत आपको होती है। अब यहाँ पे गोरी डायनेस्टी के बाद यहाँ पर आती खिलजी डायनेस्टी। ये स्थानीय खिलजी थे, वो दिल्ली वाले खिलजी नहीं है। तो यहाँ पर एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था महमूद खिलजी। और इस महमूद खिलजी ने यहाँ पर जो कमाल पाशा का जो मस्जिद है, वो कमाल पाशा का मस्जिद का निर्माण किया। तो याद रखिएगा, तकरीबन 1501 में, 1501 में यहाँ पर कमाल पाशा की जो मस्जिद है, वो मस्जिद का निर्माण आपको होता है। ठीक है। और इस तरीके से फिर धार का धीरे धीरे महत्व जो है, क्योंकि उसके बाद तो फिर तुगलक और फिर मुगलों का आक्रमण हुआ। देन 15 बाद में, मतलब तकरीबन 1561 के आसपास अकबर ने हमला करके पूरा मालवा अपने कैप्चर में आपको ले लिया। तो उसके बाद ये ऐतिहासिक महत्व इसका कम हो गया। आफ्टर दैट जब पूरे मालवा के ऊपर जब मराठा का रूल आपको होता है, स्पेशली बाजीराव पेशवा का यहाँ पे हमला होता है, और उसके बाद पूरा एरिया जब मराठा कैप्चर में आता है, और मराठाओं में जो धार वाला रीजन था, यहाँ पे रूल हुआ करता था पंवार राजाओं का।
है ना, पंवार राजा है, पंवार या कई बार उनको पंवार भी बोला जाता है। तो पंवार राजाओं का रूल होता है, देवर द हिंदू रूलर। इन्होंने यहाँ पर फिर बाद में जो वाग देवी की जो पूजा है या बाकी सब चीज़ें हैं इनको फिर से रीस्टार्ट किया, और इनके टाइम पर भी वही हिंदू और मुस्लिम वाला इशू आपको सामने आपको आया। और इनके टाइम पर इन्होंने 1875 में सबसे पहले यहाँ पर एक रीजन था, उसका नाम था भोपावर। भोपावर धार के पास में, जैसे इंदौर में रेसिडेंसी वैसे भोपावर में रेसिडेंसी हुआ करती थी। यहाँ के एक पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर किनकेट, तो इन्होंने यहाँ पर खुदाई वगैरह स्टार्ट की, और खुदाई होने के बाद यहाँ पर जो टेम्पल है, यहाँ पर टेम्पल के मंदिर के कई सारे सबूत यहाँ पर आपको मिलते हैं। और उसके बाद में फिर जो मुस्लिम पक्ष था उसको वैसे पूजा करने का परमिशन नहीं दिया, मतलब उसको इबादत करने का। और उसके बाद यहाँ पर जो हिंदू वर्शिप है, हिंदू वर्शिप यहाँ पर स्टार्ट हो गए राजा पंवार राजाओं के टाइम पर। आफ्टर दैट ये डिस्प्यूट्स आपको चलते रहे और सब चीज़ें इस तरीके से आपको चलती रही। 1952 में एक इंपॉर्टेंट टाइम आता है। 1952 में इस पूरे एरिया को ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अधीन कर दिया जाता है, इसके अंडर कर दिया जाता है। तो फ्रॉम द 1952 इट इज अंडर द ASI। और एक बात याद रखना, आपने कानून का नाम सुना होगा, उस कानून का नाम है द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट, 1991 में आया। उसमें 1947 में 15 अगस्त 1947 को किसी भी मंदिर मस्जिद जिसकी जो सिचुएशन है, जो यथास्थिति है, वही आगे मेंटेन रखी जाएगी। मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थे। एक तो हमने बात की थी कि जो अयोध्या है, अयोध्या उसका एक्सेप्शन था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अयोध्या के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, इसलिए अयोध्या वाला निर्णय अभी आया कुछ साल पहले। साथ में ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो ASI के प्रोटेक्शन में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है, उन मंदिरों को भी या उन प्लेसेस को भी आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग रखा जाएगा। इसके कारण ये डिसीजन आ पाया। अगर उस समय इसको ASI प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट नहीं बनाया जाता तो आज ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। तो ये पूरी इसकी जो हिस्ट्री है, 1935 में अगेन यहाँ पर वो जैसे मैंने जो विवाद बताया उसकी शुरुआत आपको होती है। उसके बाद 2023 में जो इंदौर हाई कोर्ट है, तो इंदौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ASI को कि ये यहाँ पर जाके जो खुदाई है यहाँ पर एक्सकेवेशन करे। और जब यहाँ पर एक्सकेवेशन आपको हुआ या यहाँ पर जो खुदाई आपको हुई, तो उस एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे सबूत मिले जिसने बताया कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूरा उसका मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ पर प्रॉपर हिंदू पिलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको हिंदू डिज़ाइंस हैं, यहाँ पर एक मूर्ति दिख रही है आपको। तो प्रॉपर तरह से हिंदू आर्किटेक्चर की तरह ये डिज़ाइन बनाई गई है। किसी भी मंदिर का जो मंडप होता है या किसी भी मंदिर का जो अर्धमंडप होता है, वो अर्धमंडप की तरह ये दिख रहा है। That's completely look like a proper temple, जो स्पेशली ये डिज़ाइंस बनाएगी। हाँ, अगर ये पिलर्स अगर पूरी तरीके से प्लेन होते तो मानते कि ठीक है मुस्लिम डिज़ाइन है ना, मान सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर खुदाई में जब इसके पहले 1987 में उसकी जब खुदाई हुई, यहाँ पर फिर नीचे से कई सारी मूर्तियाँ निकली, कई सारे पिलर्स निकले जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति आपको निकलती है। साथ में ये तमाम जो दीवारें हैं उनके ऊपर कई सारी आइडल्स, कई सारी मूर्तियाँ हैं। और वेरी ऑब्वियस सी बात, ये किसी मस्जिद के अंदर आपको नहीं हो सकती। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ का पूरा उसका जो गुंबज है, उस गुंबज में आप देखोगे यहाँ पर आपको जो अष्ट कमल है वो अष्टदल कमल मिलेगा, जो यूजुअली हिंदू टेंपल या स्पेशली जो नागर स्टाइल ऑफ टेंपल है, या मैं बोलूँ नागर में भी जो परमार सब स्कूल है, उस परमार सब स्कूल का टेंपल है, परमार सब स्कूल का, वो उसका आर्किटेक्चर फीचर है। साथ में यहाँ पर पाली भाषा में कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले, उसमें ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, इस तरह के जो मंत्रोच्चार मिले। अब एक सवाल उठेगा कि सर पाली भाषा में क्यों? देखो, एक बात समझना कि आज के टाइम पर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ लेकिन बता इंग्लिश में रहा हूँ, है ना, लिखा हुआ इंग्लिश में है। तो उस समय भी लोग पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये तमाम प्रकार की भाषाएं पढ़ते थे। तो एक समय पे यहाँ पे फिर पाली भाषा में एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया जो उस टेम्पल के बारे में, विष्णु भगवान की वर्शिप या भगवान शिव की जो वर्शिप है वो वर्शिप के बारे में, दैट्स क्लियरली शो कि यहाँ पर ये टेम्पल आपको था। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर देवी देवताओं के जो चिन्ह हैं, संग, जो भी वो सब चीज़ें हैं, चक्र वगैरह आपको मिले हैं। तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको मिलती है। अब उसके अलावा मेन यहाँ पर जो मुद्दा है, जो मूर्ति है, उसको बोलते हैं वाग्देवी की मूर्ति, है ना। वाग्देवी माँ सरस्वती जो है उन्हीं का एक रूप माना जाता है। अभी जो वाग्देवी की मूर्ति है, अब इसको लेके दो क्लेम है। अभी पहली बात तो मूर्ति है कहाँ, तो माना जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो है ये बाद में इसको परमार रूलर के टाइम पर ही इसको लंदन ले गए, और जो वाग्देवी है
वाग देवी वॉज कंसिडर एज अ इनकारनेशन ऑफ माँ सरस्वती, या माँ सरस्वती का एक जो अवतार है वो अवतार माना जाता है। अब ये मूर्ति अभी कहाँ पर मानी जाती है? लंदन में। अब सर आपको कैसे पता लंदन में है? अब इसको लेके भी एक साक्ष्य है। आपने सुना होगा कि V.S. वाकणकर एक बहुत ही जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे भारत में, मध्य प्रदेश में स्पेशली, जो प्री हिस्टोरिकल एज है उसमें कई सारी डिस्कवरीज उन्होंने की, भीमबेटका जैसी चीज़ें उन्होंने खोज की। उन्होंने लंदन विजिट किया, और लंदन विजिट करके V.S. वाकणकर ने वहाँ पर जाके वो जो मूर्ति रखी है उसको डिक्लेयर किया कि ये मूर्ति एक्चुअली वाग्देवी की मूर्ति है। और ये जो मैंने राजा भोज का बताया कि किताब राजा भोज ने लिखी थी, उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, है ना। उस सरस्वती कंठाभरण किताब में उस मूर्ति का डिस्क्रिप्शन है। एक किताब है समरंग सूत्रधार, समरंग सूत्रधार में भी मूर्ति कला, मूर्ति स्कल्पचर आर्ट तो है, उसका डिजाइन, और साथ में उसमें वाग्देवी की मूर्ति का डिस्क्रिप्शन है। एज द डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द समरंग सूत्रधार, सेम मूर्ति मिली कहाँ पर? आपके लंदन के अंदर चोरों वाले म्यूजियम में, ठीक है, मतलब वहाँ के ब्रिटिश म्यूजियम में। अब एक ये आ रहा है कि ये जो मूर्ति है इसको जैन पक्ष बोल रहा है कि ये अंबिका देवी की मूर्ति है, अंबिका यक्षिणी की मूर्ति है। अब यक्षिणी जो होती है तो बौद्ध जैन धर्म में हर तीर्थंकर के साथ एक यक्षिणी होती है, और उनका क्लेम है कि ये अंबिका यक्षिणी की मूर्ति है। तो जैन धर्म बोल रहा है कि मूर्ति उनको वापस मिले। खैर, हिंदू धर्म और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों धर्मों का विकास एक साथ हुआ। बौद्ध धर्म अपने तरफ से अलग चला गया, लेकिन हिंदू और जैन धर्म जो है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये बात हाई कोर्ट में जो विष्णु शर्मा नाम, विष्णु जैन है शायद उनका नाम, जो वकील थे हिंदू पक्ष के, उन्होंने भी बात आपको बोली। खैर, ये एक अलग मुद्दा है कि वो मूर्ति किसकी है, बट माना जाता है कि वो अंबिका देवी जो है वो जैन यक्षिणी की इसको मूर्ति आपको मानी जाती है। खैर, तो ये मूर्ति वहाँ पर आपको है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस मूर्ति को फिर से वहाँ से आपको लाया जाए। और उसके अलावा राजा भोज जो है 72 अलग अलग कलाओं के, आयुध विज्ञान, इन सब के महत्वपूर्ण जानकार थे, बहुत चीज़ें आपको उनको पता दी। तो ये पूरा मुद्दा है। और अब ASI ने क्लियर आपको, मतलब ASI की जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के बाद क्लियर बोला गया है कि ये टेम्पल है, मुस्लिम पक्ष को अलग से ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो मस्जिद बना सके। खैर, अभी यहाँ पर 2-3 अगर मैं लीगल बोल सकते हैं कि लीगल आफ्टरमैथ की बात करें कि बाद में और क्या चीज़ें हो सकती है, अब इसमें 2-3 चीज़ें। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है कि ऑब्वियसली बात वो होगा भी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो स्पेशल लीव पिटिशन SLP लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इट्स वेरी ऑब्वियस। साथ में ये इसके ऊपर अभी सबसे पहले जो कैविएट है वो कैविएट लगा सकते हैं। किसी भी मुद्दे पे जब कैविएट लगाई जाती है तो उस ऑर्डर के ऊपर जो स्टे है वो स्टे लग जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसको लागू ना किया जाए। तो SLP लगाने की तैयारी है, वो SLP 100% लगाएंगे। और बाय द वे ऑफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, जैसे अयोध्या के मुद्दे में भी सेम हुआ था। अयोध्या में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, देन बोथ द पार्टी या ऑल द 3 पार्टी, द मुस्लिम सुन्नी बोर्ड एंड द आपका निर्मोही अखाड़ा और जो मंदिर परिसर, जो वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए। फिर बाद में आपको पता है क्या निर्णय हुआ अयोध्या में। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ भी हो सकती है कि स्पेशल लीव पिटिशन आपको लगाई जाएगी। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है ASI का, क्योंकि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जब इसके ऊपर जब डिसीजन हो रहा था तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो अयोध्या वाला जो डिसीजन है उसको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, है ना। उसको एक तरीके से एक अभिलेख न्यायालय के रूप में देख ले, अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में यूज़ किया जाए कि वहाँ पर यही चीज़ें थी, उसको रेफरेंस मान के ही यहाँ पर डिसीजन लिए गए, निर्णय लिए गए। क्योंकि जो मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर थी, सब कुछ चीज़ें तो खुदाई करके ऐसा ही बता सकता है कि नीचे ज़मीन के अंदर क्या है। अभी तो ऊपर मस्जिद आपको दिख रही है, लेकिन नीचे जब खुदाई की गई तो वहाँ पर 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी उनकी मूर्तियाँ मिली। इट प्रूव दैट कि पहले यहाँ पर मंदिर था, फिर बाद में यहाँ पर मस्जिद आपको बनाई गई। तो ये SLP ये लोग आपको लगा सकते हैं। कैविएट ऑलरेडी वो लगा चुके हैं, SLP के माध्यम से इसके ऊपर स्टे आ सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इसके अंदर आपको क्या करना है। जो भी हो, मेरा मानना है कि इसको लेके जो भी लीगल बैटल है प्रॉपर तरीके से। और ये देखो, इस देश की खूबसूरती है, इस देश के जस्टिस सिस्टम की खूबसूरती है कि अयोध्या वाला मुद्दा भी हुआ, ये भी हुआ। मुस्लिम पक्ष का क्लियर बोलना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी उसको हम लोग मानेंगे। कोई और देश होता तो दंगे, लड़ाई, झगड़े हो जाते, है ना। यहाँ पर क्या है कि वी बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो जो बोलेगा वो दोनों पक्ष मांगेंगे, दोनों पक्ष उसको एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ
democracy, this is the beauty of the republic, this is the beauty of the Indian code, and it's the beauty of our social fabric, it's beauty of our diversity. देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा यहीं पर है. इसको लेके हो सकता है कि प्री में या मेंस में कई सारे क्वेश्चंस आपको आ जाए. थैंक यू वेरी मच.